Hello, students. We are again here to study Richard Steele's very entertaining and important essay स्पेक्टेटर क्लब। यस स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से अपने इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं एक बार, जहां हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स से रिचर्ड स्टील का एक प्रसिद्ध पीरियोडिकल एसे है स्पेक्टेटर क्लब जिसकी स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हर लेक्चर में बताता हूं कि रिचर्ड स्टील का जो स्पेक्टेटर क्लब है उसमें 6 मेंबर हैं। देयर आर 6 मेंबर्स देयर एंड Richard Steele is trying to represent the society through all these 6 characters and he is describing one by one these characters. Okay students? तो रिचर्ड स्टील एक एक करके इन सारे कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने तकरीबन 3-4 कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं, 3-4 मेंबर्स के बारे में स्टडी कर ली है। आज आगे एक कैरेक्टर और आप देखेंगे जो कि एक अलग ही समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में हर प्रकार के लोग हैं, तो उन सब लोगों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर एक स्पेक्टेटर क्लब नामक निबंध के माध्यम से रिचर्ड स्टील ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं उस तरफ टेक्स्ट की ओर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन योर स्क्रीन you are watching the text of the remaining part of the essay. Students, Richard Steele is describing now another member of this spectator club. He is telling, but that our society may not appear a set of humorists. Steele is trying to say that we are very much alert about the fact that our readers may not just consider me only the group of humorists. कहीं ऐसा ना हो, रिचर्ड स्टील बहुत ज़्यादा सतर्क है इस बात को लेकर के कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो रीडर्स हैं वो इस स्पेक्टेटर क्लब को खाली हंसी मजाक का अड्डा समझ बैठें, राइट? बट दैट आवर सोसाइटी में नॉट अपीयर ए सेट ऑफ ह्यूमरिस्ट्स. द मेंबर्स ऑफ आवर क्लब are not merely the group members of entertaining community. humorists खाली हंसी मजाक करने वाले नहीं हैं। इसलिए वो अपने एक ऐसे मेंबर के बारे में बताता है जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, ये सटायर है, आप इस व्यंग को समझने का प्रयास कीजिए। अगला जो कैरेक्टर है वो भी कम मजाकिया नहीं है, लेकिन उसको रिचर्ड स्टील एक डिफरेंट कैरेक्टर के रूप में दिखाता है। ओके स्टूडेंट्स, बट दैट आवर सोसाइटी में नॉट अपीयर ए सेट आर ह्यूमरिस्ट्स unacquainted with the gallantries and pleasures of the age. We have amongst us the gallant Will Honeycomb. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रिचर्ड स्टील कहता है कि हमारे बीच में एक बड़ा ही खूबसूरत व्यक्ति है जिसका नाम है विल हनीकॉम्ब, राइट? जो कि वी हैव एमंगेस्ट अस, हम सब के बीच में एक गैलेंट विल हनीकॉम्ब है। गैलेंट से यहाँ मतलब है कि वो व्यक्ति जो थोड़ा सा महिलाओं का ज़्यादा शौकीन होता है, थोड़ा सा जो कैरेक्टर के मामले में कुछ प्लस माइनस टाइप का रहता है, वो गैलेंट है। विल हनीकॉम्ब नाम का एक ऐसा भी व्यक्ति है। कहता है कि एक्वेंटेड विद द गैलेंट्रीज एंड प्लीजर्स ऑफ एज, वो आजकल की जो दुनिया है इसके जो तमाम गैलेंट्रीज हैं, जिसको आप लप झप कहते हैं, थोड़ा सा लप झप करने वाला रसिक टाइप का आदमी है, जो तमाम प्रकार के जो सामाजिक रस हैं, जो प्लीज़र्स ऑफ द एज हैं, जो 18वीं सेंचुरी 18वीं शताब्दी का जो प्लीज़र है, जिस तरीके से लोग समाज में इंजॉय करते हैं, लोगों की आकर्षण का जो केंद्र होता है,
उन चीज़ों के प्रति काफ़ी जानकारी है, काफ़ी रुचि है उसकी। वी हैव एमंगेस्ट अस द गैलेंट विल हनी कॉम, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? विल हनी कॉम, राइट? The students, Richard Steele is trying to say that amongst us, Will Honeycomb is the next member of our club who is fond of the company of women and girls. हमारे बीच हमारे क्लब का जो अगला मेंबर है वो कौन है? विल हनीकॉम्ब है, जो जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा महिलाओं की ओर ज़्यादा झुकाव रखता है। आजकल का जो दौर है, इस दौर में जिस तरीके से लोगों की रुचि आप कह सकते हैं कि महिलाओं की तरफ या लड़कियों की तरफ ज़्यादा रहती है। कुल मिला के W.B. ईट्स ने 18th सेंचुरी की एक सच्चाई को विल हनीकॉम्ब के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि 18वीं शताब्दी में किस तरीके से लोगों के आकर्षण का जो केंद्र होता था वो महिलाएं होती थी। अगर इस बात को आपको और भी ज़्यादा सटायरिकल फॉर्म में पढ़ना है तो आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एलेक्जेंडर पोप, जो 18th सेंचुरी का एक बड़ा कवि है और व्यंग्यकार है, उसकी एक रचना है रेप ऑफ द लॉक। आप नोट कर सकते हैं, रेप ऑफ द लॉक एक मॉक इपिक है। अगर आपको कभी मौका मिले तो उसको पढ़िए आप लोग, तो आपको 18th सेंचुरी में व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वाज इन बिटवीन वुमेन एंड मेन वर देयर, हाउ फैशनेबल द सोसाइटी वाज, how the pomp and show was important especially among the aristocratic family members। किस तरीके से जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे उस टाइम के, किस तरीके से जो बड़े परिवारों के लोग हुआ करते थे, तो उनमें किस तरीके से फैशन, किस तरीके से दिखावा, महिलाओं के प्रति किस तरीके का आकर्षण, महिलाओं में किस प्रकार आकर्षित करने का जो तरीका होता था, वो सारी चीज़ें अगर आपको स्टडी करनी है तो एलेक्जेंडर पोप इसी 18th सेंचुरी का एक बड़ा सटायरिस्ट है, बड़ा व्यंग्यकार है न्यू क्लासिकल एज का, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 18th सेंचुरी का रिप्रेजेंटेशन एलेक्जेंडर पोप ने भी अपने रेप ऑफ द लॉक में किया है, और उसी 18th सेंचुरी को दिखाने का प्रयास यहाँ विल हनीकॉम्ब नामक मेंबर के माध्यम से रिचर्ड स्टील भी करने का प्रयास कर रहा है। आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो रिचर्ड स्टील इज सेइंग दैट विल हनीकॉम्ब इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर ऑफ माय क्लब। अर्लियर द मेन whom you have seen, तो दे ऑल वर प्रोफेशनल्स। इसके पहले जिन लोगों को आपने देखा सभी के सभी प्रोफेशनल्स थे, लेकिन अब आप लोग देख पा रहे हैं कि एक विल हनीकॉम्ब नाम का हमारे ग्रुप में आदमी है जो थोड़ा गैलेंट है। प्लीज़र्स जो हैं इस दुनिया की, आजकल की जो रनिंग जनरेशन है, जो पीढ़ी चल रही है, उसके क्या शौक़ हैं। इसके पहले आप लोगों ने याद कीजिए, देखा होगा रोजर डी कवर्ली वगैरह को या कैप्टन सेंट्री को। तो कैप्टन सेंट्री एक सैद्धांतिक व्यक्ति था, अपने सिद्धांतों से समझौता न करने वाला। वहीं रोजर डी कवर्ली ऐसा व्यक्ति था जो पुराने रीति रिवाज और परंपराओं में विश्वास करता था, ओल्ड को ज़्यादा सपोर्ट करता था, नई व्यवस्था, नए चाल चलन, नए फैशन में बिलीव नहीं करता था, राइट। लेकिन जो विल हनीकॉम्ब है ये मॉडर्न आदमी है, एकदम जो करंट का फैशन चल रहा है, जो करंट का ट्रेंड चल रहा है, जो प्लीजर्स ऑफ द एज है। शब्दों पे अगर आप ध्यान दें कि ह्यूमरिस्ट एक्वेंटेड विद द गैलेंट्रीज एंड प्लीजर्स ऑफ द एज, जो करंट जनरेशन, जो मॉडर्न जनरेशन में जो चीज़ें चल रही हैं 18th सेंचुरी में, वर्तमान में प्रेजेंट में जिस तरीके का फैशन है, जिस तरीके के लोग रहते हैं, तो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है? विल हनीकॉम्ब है। आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात। यस स्टूडेंट्स, बट दैट आवर सोसाइटी मे नॉट अपीयर ए सेट ऑफ ह्यूमरिस्ट्स एक्वेंटेड विद द गैलेंट्रीज एंड प्लीजर्स ऑफ द एज। ओके स्टूडेंट्स, we have amongst us the gallant Will Honeycomb, a gentleman, वो एक सभ्य व्यक्ति था, who according to his years, यहाँ पे अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। विल हनीकॉम्ब एक जेंटलमैन था, एक सभ्य व्यक्ति था,
समाज के ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था जो आधुनिकता में, जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उनमें बिलीव करने वाला आदमी था। बहुत ट्रेडिशनल नहीं था, बहुत ओल्ड जो सिस्टम और कल्चर चलता रहता है उस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व नहीं करता था। वो एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था जिसमें लोग प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट में जो फैशन चल रहा है उस फैशन को लाइक करते हैं, प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको लाइक करते हैं, प्रेजेंट की जो लाइफ स्टाइल चल रही है उसको फॉलो करते हैं। और जो प्रेजेंट 18th सेंचुरी का जो प्रेजेंट था वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पॉम्प एंड शो का प्रेजेंट था, मतलब दिखावा, तड़क भड़क जिसको आप कहते हैं। फैशन का युग था, ज़्यादा साजो श्रृंगार होते थे, लोगों की रुचि महिलाओं में बहुत ज़्यादा थी, फिलेंडरिंग का दौर था, महिलाएं पुरुषों में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, पुरुष महिलाओं में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। इस तरीके की सोसाइटी थी उस समय, विशेष करके जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली मेंबर्स हैं, जो जमींदार वर्ग होते थे, तो उनमें किस तरीके से तमाम सारे इंगेजमेंट, फेयर एंड फाउल, लीगल इलीगल रिलेशंस देखने के लिए मिलते थे। कुल मिला के लोगों के आकर्षण का जो केंद्र होता था वो महिलाएं ही होती थी। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए रिचर्ड स्टील ने विल हनीकॉम्ब के कैरेक्टर का सहारा लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो विल हनीकॉम्ब एक जेंटलमैन है। विल हनीकॉम्ब a gentleman who according to his years should be in the decline of his life but having been very careful of his person, right? अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जितना डिस्क्रिप्शन मैंने दिया उसको देख के लग रहा होगा कि विल हनीकॉम्ब कोई यंग नौजवान लड़का है, राइट? लेकिन ऐसा गलत बात है, आप गलत सोच रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिज ईयर्स, उसकी अगर आप उम्र देखें, ईयर्स मीन्स एज, जितने वर्ष जिंदगी की उसने गुजार दिए हैं, तो आप ये कह सकते हैं शुड बी इन द डिक्लाइन ऑफ हिज एज, राइट? माने वो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, माने एकदम बुढ़ा ही गया है। अब देखिए व्यंग को समझिए स्टूडेंट, जिस व्यंग की मैं बात कर रहा था, माने बुढ़ऊ हो गए हैं। लेकिन बुढ़ऊ को देखिए कि वो कितने शौकीन हैं किन चीज़ों के, वृद्धावस्था में व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट दे। एक्चुअली स्टूडेंट्स, विल हनीकॉम्ब इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर बट रिचर्ड स्टील इज ट्राइंग टू शो द फेस ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। 18वीं शताब्दी की सोसाइटी का प्रतिनिधित्व इस विल हनीकॉम्ब के माध्यम से रिचर्ड स्टील देना चाहते हैं आप लोगों को। उनका उद्देश्य किसी विल हनीकॉम्ब के बारे में बताना नहीं है, बल्कि रिचर्ड स्टील का उद्देश्य है कि 18वीं शताब्दी में इस लेवल के भी लोग हुआ करते थे कि जिन्हें अपनी उम्र का ख्याल नहीं होता था। सामान्यतः देखा जाता है कि लड़के लड़कियों में अफेयर या महिला पुरुषों के जो संबंध हैं, ये सब चीज़ें यंग एज की चीज़ें हैं, जब आप लोग यंग होते हैं। लेकिन जब आप बूढ़े होने लगते हैं, जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है, एजेड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोरल विज़न आपका हाई हो जाता है। जो मोरल स्टैंडर्ड होता है वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, नैतिक स्तर आपका, और आप इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा बचते हैं, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से इस तरह की चीज़ें स्वीकार्य नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ विल हनीकॉम्ब के बारे में बताता है कि ये जेंटलमैन who according to his years should be in the decline of his life, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन के डिक्लाइन की ओर है, माने बहुत बूढ़ा हो चुका है, बुकना बुकाने वाली उम्र का हो चुका है, राइट? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, इस तरीके का आदमी हो चुका है। लेकिन बट हैविंग बीन वेरी केयरफुल ऑफ हिज पर्सन, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी का इस उम्र में भी ख्याल रखता है, राइट? बुढ़ऊ हो गए हैं
लेकिन बाल और टाई करा के बढ़िया एकदम जीन्स टी शर्ट चश्मा जूता टाई हुई लगाए एकदम टाइट रहते हैं। माने ही इज़ वेरी केयरफुल ऑफ हिज पर्सनालिटी। केयरफुल ऑफ हिज पर्सन मीन्स एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अधिक केयरफुल रहता है। राइट स्टूडेंट्स, एंड ऑलवेज हैड ए वेरी इजी फॉर्चून। और आपको मैं बताऊं कि उसके चेहरे पर कभी भी ऑलवेज हैड वेरी इजी फॉर्चून, हमेशा अपने आप को मस्त रखता है, एकदम सौभाग्यशाली मानता है। राइट, ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट। वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है कि टाइम हैज़ मेड बट वेरी लिटिल इम्प्रेशन आइदर बाय रिंकल्स ऑन हिज फोरहेड। इतना सौभाग्यशाली है कि समय अभी उसके चेहरे पे अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया है। ओके स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ऐसे लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी उम्र जरूर बढ़ जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर कभी भी आपको उम्र का एहसास नहीं होगा। वो हमेशा कम उम्र के दिखाई पड़ते हैं। राइट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र तो कम होती है लेकिन वो बूढ़े नज़र आने लगते हैं, अपनी उम्र से 10-5 साल ज़्यादा नज़र आते हैं। राइट, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी उम्र को इस तरह से मेंटेन रखते हैं, या ईश्वर का आशीर्वाद होता है कि वो जिस वक्त 50 साल के होते हैं तो वो 35 साल के दिखाई पड़ते हैं। तो इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली है कौन? विल हनीकॉम्ब इज़ वेरी फॉर्चुनेट, इजी फॉर्चून ही हैज़ ऑलवेज हैड ए वेरी इजी फॉर्चून। क्यों सौभाग्यशाली है स्टूडेंट्स? टाइम हैज़ मेड बट वेरी लिटिल इम्प्रेशन, उसके चेहरे पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है वक्त का। वक्त ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स कि उसका प्रभाव आपके चेहरे पर पड़ ही जाता है। आप कितना भी आप अपने आप को तेल काजल लगाए रहिए, पाउडर उडर लगाए रहिए, क्रीम व्रीम, बट टाइम थ्रोज इट्स इफेक्ट ऑन योर फेस एंड पर्सनालिटी। डेफिनेटली यू कैन नॉट जस्ट गेट राइड ऑफ फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ टाइम। आप वक्त की बेड़ियों से कभी अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके ऊपर समय का प्रभाव न पड़े स्टूडेंट्स। लेकिन इस मामले में बहुत अधिक सौभाग्यशाली है कौन? विल हनीकॉम्ब नाम का ये मेंबर, जिसके ऊपर समय का प्रभाव पड़ा ही नहीं है। राइट, समय का प्रभाव पड़ता कैसे है स्टूडेंट्स? टाइम हैज़ मेड बट वेरी लिटिल इम्प्रेशन आइदर बाय रिंकल्स ऑन हिज फोरहेड। समय कैसे अपना प्रभाव दिखाता है? आपके माथे पर रिंकल्स, झुर्रियाँ आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? आपके माथे पर, आपके चेहरे पर, आपकी आँखों के पास बल पड़ जाता है, जिसको कहते हैं झुर्रियाँ, ऐंठन आ जाती है, जिससे ये एहसास होता है कि आपकी उम्र कितनी हो गई है। राइट, टाइम क्रिएट्स दिस इम्प्रेशन ऑन योर फेस इन द फॉर्म ऑफ रिंकल्स। आपके चेहरे पर तमाम प्रकार के रिंकल्स आ जाते हैं। वो रिंकल्स जिससे आपको पता चलता है कि आपकी उम्र कितनी हो गई है, लेकिन न उसके चेहरे पर कोई रिंकल है और ट्रेस ऑन हिज ब्रेन, और न तो उसका दिमाग ही अभी कोई असर पड़ा है उम्र का दिमाग पर। राइट, माने ना तो वो तन से बूढ़ा हुआ है ना तो मन से। इतना सौभाग्यशाली है विल हनीकॉम्ब कि वक्त का प्रभाव न तो ईश्वर की कृपा से उसके चेहरे पर पड़ा है कि कहीं रिंकल्स आ गए हों, झाइयाँ पड़ गई हों,
और ना ही उसके ब्रेन पर किसी प्रकार का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वो तन से भी जवान है और मन से भी जवान है। समवेयर ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट। आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो अगला मेंबर है स्पेक्टेटर क्लब का वो किस तरीके का है। ही इज एन एजेड वन, वृद्ध आदमी है, बट वृद्ध होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर आपको कभी भी उम्र का असर दिखाई नहीं पड़ता है। ना तो उसके चेहरे पर ना तो उसके ब्रेन पर ही आपको कोई असर दिखाई पड़ता है। हिज आगे बढ़ें। हिज पर्सन इज वेल टर्न्ड एंड ऑफ ए गुड हाइट। ही इज ए मैन ऑफ एक्सीलेंट पर्सनालिटी एंड ऑफ एक्सीलेंट हाइट। ओके स्टूडेंट्स, हिज पर्सन इज वेल टर्न्ड माने हिज पर्सनालिटी इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, बड़ा संगठित व्यक्तित्व है, बड़ी गठी शरीर का है, अच्छी हाइट है उसकी, देखने में सुंदर है, देखने में स्मार्ट लगता है। हिज पर्सन इज वेल टर्न्ड एंड ऑफ ए गुड हाइट। उसका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है, अच्छी हाइट, लंबी चौड़ी शरीर का है, देखने में स्मार्ट लगता है। एंड ही इज़ वेरी रेडी एट दैट सॉर्ट ऑफ डिस्कर्स with which men usually entertain women. And he is very ready, he is always ready at that sort of discourse, ऐसी बातें करने के लिए, ऐसी चर्चा करने के लिए, ऐसा डिस्कशन और डिस्कोर्स करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। विथ विच men यूजुअली entertain women, जिस तरह की बातें लोग महिलाओं के साथ करना पसंद करते हैं, जिस तरह की मनोरंजक बातें लोग लड़कियों से करके मनोरंजन करते हैं, आनंद लेते हैं, उस तरह की बातें करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। राइट, ही इज एक्सपर्ट, राइट, ही इज एक्सपर्ट टू इंटरटेन विथ गर्ल्स एंड वेमेन। वो लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ बात करने का बहुत शौकीन है और हमेशा रेडी रहता है कि कब मौका मिल जाए और कब हम लड़कियों से दो बात कर लें, उनके साथ थोड़ी देर इंटरटेनमेंट कर लें। तो ही इज़ हैबिचुअल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग। ही इज़ वेरी रेडी एट दैट सॉर्ट ऑफ डिस्कोर्स विथ विच men यूजुअली इंटरटेन वीमेन। आप समझ सकते हैं रिचर्ड स्टील इशारा कर रहा है कि जो बातें अक्सर महिलाओं के साथ पुरुष करके मज़ा लेते हैं, जिस तरह की बातें करना पसंद करते हैं, तमाम लोगों को आप देखते होंगे कि कैसी कैसी बातें आपस में जिनके बीच थोड़ा सा रिलेशन रहता है तो कैसी बातें वो लोग कर लेते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन पे कर लेते हों, व्हाट्सएप पे कर लेते हों या डायरेक्टली बात कर सकते हो कहीं बैठ कर के। तो जिस तरीके की बातें यूजुअली मेन और वुमेन के बीच होती हैं, उस तरीके की बातें करने का वो एक्सपर्ट था। ही वॉज एक्सपर्ट इन दीज काइंड्स ऑफ डिस्कोर्स एंड डिस्कशंस, और हमेशा ऐसी बातें करने का मौका ढूंढता रहता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? और क्या खास बात थी विल हनीकॉम्ब की? और एक चीज़ ये याद रखिएगा, व्यंग इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि विल हनीकॉम्ब एक एजेड आदमी था, उम्र उसकी बढ़ गई थी, लेकिन वो अपने आप को इस तरह के लिए हमेशा मेंटेन रखता था, हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छे ड्रेस वगैरह पहनता था ताकि वो महिलाओं से मज़ा ले सके। राइट, क्लियर? ही हैज़ ऑल हिज लाइफ ड्रेस्ड वेरी वेल। पूरी ज़िंदगी विल हनीकॉम्ब ने अच्छे ही कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा सतर्क रहता था अपने कपड़ों को लेकर के। और जो लोग इस तरीके के होते हैं, इस कैरेक्टर के, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सजा संवार के रखते हैं। बढ़िया जूता, चप्पल, टाई, कुवट, पैंट, चश्मा, घड़ी, अंगूछा, कुर्ता, जो भी रहता है बढ़िया
कपड़ा लत्ता एकदम टाइटे रहते हैं। दे आर ऑलवेज वेल ड्रेस्ड टू अट्रैक्ट वीमेन बिकॉज दे हैव स्पेशल काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन वीमेन and discussion with them, right? A philandered kind of men, you can say, okay, who take special interest in women, having relation with them, it may be ऑफलाइन और ऑनलाइन, किसी भी तरीके के जो उनके रिलेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए विल हनीकॉम्ब ने ही हैज़ ऑल हिज लाइफ ड्रेस्ड वेरी वेल, ओके, हमेशा हमेशा अच्छे कपड़े पहनता है, हमेशा फैशन के हिसाब से कपड़े पहनता है, जैसा फैशन रहता है उस तरीके से कपड़ा लत्ता पहनने का। देखिए ये व्यंग है, आप इस सटायर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि 18th सेंचुरी में इस तरीके के लोग थे। उस समय के समाज में इस तरीके के लोगों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, एक सामान्य बात थी। इस तरीके के लोग आपको अक्सर मिल जाते 18th सेंचुरी की सोसाइटी में। ओके स्टूडेंट्स, रिचर्ड स्टील कहता है कि ही नोज द हिस्ट्री ऑफ एवरी मोड एंड कैन इन्फॉर्म यू फ्रॉम विच ऑफ द फ्रेंच नाइट्स वेंचेस आवर वाइफ्स एंड डॉटर्स हैड दिस मैनर ऑफ कर्लिंग दियर हेयर, राइट, that way of placing their hoods, right, whose frailty was covered by such a sort of a petticoat, and whose vanity to show her foot made that part of the dress so short in such a year। बड़ा लंबा सेंटेंस है, we are trying to make you clear students। रिचर्ड स्टील कहता है कि ही हैज़ ऑल हिज लाइफ ड्रेस्ड वेरी वेल, पूरे जीवन उसने अच्छे कपड़े पहने, ही ड्रेस्ड वेरी वेल, एंड रिमेंबर्स हैबिट्स एज अदर्स डू मैन, एंड ही कैन टेल यू द हैबिट्स ऑफ अदर मैन, द स्टाइल ऑफ अदर मैन, कि व्हाट काइंड ऑफ फैशन इज बीइंग जस्ट फॉलोड बाय सम सर्टेन मैन, माने किस तरीके के लोगों की क्या चीज़ें पहनने की आदतें रही हैं, कौन लोग किस फैशन को करते थे, कौन सा फैशन किन लोगों का शौक़ हुआ करता था। तो न केवल अपने बारे में बल्कि वो लोगों की तमाम आदतों से परिचित था कि कौन ऐसे लोग हैं जो अपने बालों पे चश्मा रखते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी जेब में चश्मा रखते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी बटन में चश्मा फंसाते हैं, कौन लोग ऐसे लोग हैं जो बिना जेब का शर्ट पहनते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो बाल कैसा रखते हैं, कौन कैसे लोग हैं कैसे जूते, माने हर चीज़ उसको एकदम वेल अपडेट रहता था। एंड लाफ्स इजली, और सबसे बड़ी बात यह है कि हंसने का बहुत शौकीन था, खीस काटने का बहुत शौकीन था। ही यूज्ड टू लाफ वेरी इजली, बहुत जल्दी हंसता था वो, उसकी पर्सनालिटी का ये अंग था कि ही यूज्ड टू लाफ वेरी इजली। और जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स विल हनीकॉम्ब के बारे में? ही नोज द हिस्ट्री ऑफ एवरी मोड, वो हर चीज का इतिहास जानता था, स्पेशली द हिस्ट्री ऑफ फैशन, द हिस्ट्री ऑफ द टाइम ऑफ फैशन, जो वक्त का फैशन हुआ करता था वो हर चीज़ से परिचित था कि किस दौर में कौन सा फैशन चला करता था, कौन सा फैशन कहाँ से आया है। ही वॉज वेल एक्वेंटेड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एवरी मोड एंड कैन इन्फॉर्म यू फ्रॉम विच ऑफ द फ्रेंच किंग्स फेवरेट, और वो आपको बता सकता था, इजली आपको मेंशन कर सकता था, इजली आपको बता सकता था, एंड कैन इन्फॉर्म यू फ्रॉम विच ऑफ द फ्रेंच, वो आपको यह तक बता सकता था कि कौन से फ्रांस के जो फेवरेट हैं, जो राजाओं की पत्नियां हैं, फेवरेट आवर वाइफ्स एंड डॉटर्स हैड देयर मैनर ऑफ कर्लिंग देयर हेयर, हमारी लड़कियों ने, हमारी पत्नियों ने
जो ये घुंघराले बाल किए हैं, ये कौन से फ्रांस के राजा की पत्नी से इन्होंने इस फैशन को उधार लिया है। राइट, वो यहाँ तक बता सकता था कि जो हमारे घरों की महिलाएं बालों का फैशन करती हैं, अलग अलग डिज़ाइन के बाल, बढ़िया कर्लिंग दियर हेयर, बढ़िया बालों को घुंघराला बनाती हैं। कुछ लोग घुंघराला बना के उसको चेहरे की तरफ गिरा लेती हैं, कुछ लोग घुंघराला बना के कानों के ऊपर चढ़ा के रख लेती हैं। अब पता नहीं कैसे घुंघराला बना रहता है कि जब देखो तब गिर पड़ता है। एक तरह से काम मिल जाता है लड़कियों को, सारा दिन गिरता रहता, सारा दिन उठा के रखती रहती हैं, पूरा दिन उनके लिए काम रहता है, रोजगार बना रहता है, कभी भी खाली नहीं होती हैं, अकेले भी रहती हैं तो एक काम उनके पास रहता है, वो गिरता रहता है, उठा के रखती रहती हैं। तो ये जो कर्ल करने की प्रवृत्ति है, जो बालों को घुंघराला बनाने की प्रवृत्ति है, विशेष करके हमारी पत्नियां और हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो ये बालों का फैशन रखती हैं, घुंघराले बालों का, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से ये फैशन आया है। फ्रांस के कौन से राजा की पत्नियों ने इसको सबसे पहले किया, जहाँ से हमारे घर की महिलाओं ने इसको सीखा है। राइट, शायद आप समझ गए होंगे। न केवल बालों को कर्ल करना, बालों को घुंघराला कराना, बल्कि दैट वे ऑफ प्लेसिंग दियर हुड्स, बल्कि बालों में कुछ हुड भी बनाया जाता है, कुछ ऐसे कैसे समझाएं आपको, माने स्पेशल काइंड ऑफ स्टाइल जिसमें बालों को ऐसे उठा लिया जाता है, थोड़ा सा बड़ा ऊपर कर दिया जाता है, हाइट उसकी बढ़ जाती है, कुछ इस तरह से होता है। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बालों को इकट्ठा करके प्लेसिंग दियर हुड्स, उन सबको एकदम लपेट करके एक में ही लपेट करके थोड़ा ऊंचा बना लिया जाता है। तो ये सब जो फैशन आए हैं, चाहे बालों को घुमा करके कर्ली करके वो लटकाने का फैशन हो, या हुड बनाने का फैशन हो, हुड बनाने का, तो इन सब चीज़ों का पूरा इतिहास वो बता सकता है कि कहाँ से इनकी भी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से इन्होंने, जो हमारी पत्नियां, हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां लोग इसको करती हैं, तो कहाँ से उनको इस तरह के फैशन की इंस्पिरेशन मिली है। तो उन चीज़ों को वो ईज़िली आसानी से बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दोज फ्रैलिटी वॉज कवर्ड बाई सच सॉर्ट ऑफ ए पेटीकोट। इसके अलावा वो ये भी बता सकते हैं कि जो उनके अंदर फ्रैलिटी माने होता है कैरेक्टरलेसनेस, जो महिलाएं तमाम प्रकार के गलत विचार उनके अंदर रहते हैं, जो थोड़ा सा अब ये कह सकते हैं कि चरित्रहीनता आप कह सकते हैं, हुज फ्रैलिटी, जिनके अंदर का जो कैरेक्टरलेसनेस है, वाज कवर्ड बाय सच सॉर्ट ऑफ पेटीकोट, और अपने चरित्र को किस तरह के पेटीकोट से महिलाएं अपने चरित्र को बचाती थी। पेटीकोट एक प्रकार का वियरिंग होती है, कपड़ा होता है स्टूडेंट्स। तो व्हाट काइंड ऑफ फैशन ऑफ पेटीकोट वाज इन दोज डेज टू कवर द फ्रैलिटी ऑफ वीमेन, महिलाओं के चरित्र को बचाने के लिए, टू सिक्योर द कैरेक्टर ऑफ वीमेन, व्हाट काइंड ऑफ पेटीकोट वाज इन दोज डेज इन फैशन, उस टाइम पे किस तरीके का पेटीकोट फैशन में हुआ करता था, कैसा पेटीकोट महिलाएं पहनती थी। तो उन चीज़ों के बारे में भी अगर आप उससे पूछें तो बहुत अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे वो कहता है कि yes students, way of placing hoods in a word, all his conversation and knowledge has been the female word. Yes students,
कुछ लाइनिंग मिसिंग तो नहीं हो रही स्टूडेंट्स यहाँ पे? ओके, तो वो किस तरीके का फैशन, किस तरीके का पेटीकोट पहना जाता था, उन चीज़ों के बारे में वो बता सकता है। स्टूडेंट्स, मैं जिस बुक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा सेंटेंसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। बाकी हो सकता है कि सेंटेंस नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाए, तो आप उसको देख सकते हैं। यस, पेटीकोट एंड दोज वैनिटी टू शो हर फूट मेड दैट पार्ट ऑफ द ड्रेस सो शार्ट इन सच ईयर एंड हुज वैनिटी टू शो हर फूट। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो अपना अंग प्रदर्शन करने के लिए, बहुत ऊंचाई तक अपना पैर दिखाने के लिए, मेड द पार्ट ऑफ ड्रेस सो शार्ट इन सच ईयर। किस साल, कौन सा ऐसा वर्ष था जब पहली बार महिलाओं ने अपना अंग प्रदर्शन करने के लिए टू शो दियर बॉडी अपने कपड़ों को बहुत छोटा कर लिया था, राइट, ताकि उनका पूरा पैर दिखाई पड़ता रहे, लोगों का आकर्षण उनके पैरों की तरफ बना रहे। तो उसके लिए महिलाओं ने क्या किया था? टू शो हर फूट मेड दैट पार्ट ऑफ द ड्रेस शो शार्ट। अपनी जो ड्रेस थी उसको एकदम छोटा बना लिया था, छोटे कपड़े पहनने लगी थी। वो कौन सा साल था जब ऐसा हुआ था? व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर ईयर व्हेन वुमेन जस्ट मेड दियर लेग वियरिंग्स वेरी शार्ट टू शो दियर बॉडी। अपनी बॉडी को शो करने के लिए, दिखाने के लिए किस साल में महिलाओं ने अपने कपड़ों को छोटा करवा लिया था, उसके बारे में भी, राइट, वो आपको अच्छी तरीके से बता सकता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुढ़ऊ कितने कलाकार रहे होंगे, राइट। क्या नाम है इनका भाई? मैं तो भूल गया। यस, विल हनीकॉम्ब। क्या नाम है? विल हनीकॉम्ब। आप लोगों को विल हनीकॉम्ब हर समाज में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। केवल 18th सेंचुरी का रिप्रेजेंटेशन मत मानिए इसको। ऐसे महापुरुष हर प्रकार के समाज में आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़ जाएंगे। ओके, इन ए वर्ड ऑल हिज कन्वर्सेशन एंड in a word all his conversation and knowledge has been in the female word, right। उसकी जितनी बातें थी, जितनी बात करता था, सुबह से लेके शाम तक जो भी बातें वो करता, या ईश्वर ने जो भी उसको ज्ञान दिया था, हैव बीन इन द फीमेल वर्ड। सारा ज्ञान, सारी बातचीत केवल महिला के बारे में वो करता था, केवल लड़कियों के बारे में, केवल महिलाओं के बारे में। इसके अलावा वो दूसरी बात करना पसंद ही नहीं करता था, राइट। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सर्टेन ग्रुप ऑफ 18th century society was totally interested in women. What kind of attraction the women had, right? महिलाओं में किस प्रकार का आकर्षण था? How much the male persons were attracted towards women. इस बात का आप अंदाज़ा विल हनीकॉम्ब के कैरेक्टर से लगा सकते हैं कि his 100% conversation and knowledge have been in the female world. उसका जितना ज्ञान था, सारा का सारा ज्ञान केवल और केवल महिलाओं के लिए था। नारियों की दुनिया, जो एक लड़कियों की दुनिया होती है, उसका संपूर्ण ज्ञान उसी दुनिया का था। ओके, एज अदर men of his age will take notice to you what such a minister said upon such an occasion. उस उम्र के लोग, एज अदर men of his age, उसके उम्र के अन्य लोग, विल टेक नोटिस टू यू, अगर आपको ध्यान देंगे तो, व्हाट सच मिनिस्टर सेड अपॉन सच एंड सच ऑन ओकेजन,
किस मंत्री ने किस समय पे कौन सी बात की, उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में रहेगा। राइट, क्लियर। माने अन्य लोगों का जो इंटरेस्ट होता है इस उम्र में, उम्र बढ़ जाने के बाद, तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हो जाता है। ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं के बारे में बात नहीं करते हैं। अक्सर आप जो सामान्य बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनसे कीजिए बातें, तो वो जो है सरकारों की बात करेंगे, कौन सरकार कैसी है, कौन अच्छी है, कौन खराब है, कौन सी सामाजिक परेशानियां हैं, इस तरीके की बातें करते रहते हैं। राइट, जो कि उनकी उम्र को शोभा देती हैं गंभीर बातें। लेकिन विल हनीकॉम्ब कैसा व्यक्ति है? वो बूढ़ा जरूर हो गया है, बट हिज कन्वर्सेशन एंड हिज नॉलेज इज डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ वेमेन। लेकिन विल हनीकॉम्ब का जो ज्ञान है, जो उसकी बातचीत का स्तर है, उसने उसको पूरी तरीके से महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया है। ओके, उसकी हर बात महिलाओं से ही संबंधित होती है। राइट स्टूडेंट्स, ही विल टेल यू, वो आपको बता सकता है कि व्हेन द ड्यूक ऑफ मोनमाउथ डांस्ड एट कोर्ट, वो ये आपको बता सकता है कि ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ नामक स्थान का जो जमींदार है, वो राज दरबार में कब नाचा, ये चीज़ उसको पता रहेगी। ऐसी चीज़ें जो नाच गाना, इंटरटेनमेंट, महिला, लड़की, इन चीज़ों से संबंधित चीज़ों का पूरा ज्ञान उसे रहता है। ओके, तो ही विल टेल यू व्हेन द ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ डांस एट कोर्ट सच ए वुमेन वाज देन स्मिदेन। राइट, वो आपको ये बता सकता है कि मॉनमाउथ का जो जमींदार है, राइट, तो उसने किस समय किस महिला के ऊपर फिदा हो गया, कौन सी महिला उन पर फिदा हो गई, और कब उनके साथ उसने नृत्य किया, कितना समय उसने उनके साथ गुजारा, इस तरीके की चीज़ें। राइट, व्हेन द ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ डांस एट कोर्ट सच ए वुमेन वाज देन स्मिदेन, अनदर वाज टेकन विथ हिम एट द हेड ऑफ हिज ट्रूप इन द पार्क। किस महिला के साथ डांस किए, किस महिला को पसंद किए, और किस महिला के साथ वो पार्क में घूमने के लिए जाया करते थे। ऐसे अद्भुत ज्ञान के भंडार हुआ करते थे विल हनीकॉम्ब। माने हिज नॉलेज, हिज पर्सनालिटी, हिज कन्वर्सेशन, हिज आइडियोलॉजी, एवरीथिंग वाज डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ वीमेन। उनकी पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजी थी वो महिलाओं की दुनिया को समर्पित थी। इन ऑल दीज इम्पॉर्टेंट रिलेशंस he has ever about the same time received a kind glance or a blow of a fan from some celebrated beauty, mother of the present Lord such a one. In these important relations, देखिए ये भी व्यंग है। अब एक जमींदार और उसकी जो रखैल है, उसके बीच के संबंध को इम्पॉर्टेंट रिलेशन कह रहा है रिचर्ड स्टील। राइट, क्लियर, मीन्स इलीगल रिलेशन व्हाट वाज द फैशन ऑफ 18th सेंचुरी। विल हनीकॉम्ब के माध्यम से रिचर्ड स्टील बताने का प्रयास करता है कि 18वीं शताब्दी में महिलाओं और पुरुषों के बीच, जमींदारों और उनकी तमाम सारी महिलाओं के बीच इलीगल रिलेशन हुआ करते थे, और व्यंग के माध्यम से रिचर्ड स्टील ने इसको बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशन कहा है। राइट, in all these important relations he has ever about the same time received kind glance। वो ये बता सकता है कि ऐसे मधुर संबंधों में किस समय किस तरीके का व्यवहार किसके द्वारा किया गया, किस जमींदार या राजा ने कब किसी महिला के ऊपर दयालुता दिखाई, कब उसके ऊपर दया प्रदर्शित की, या आर ब्लो ऑफ फैन फ्रॉम सम सेलिब्रेटेड ब्यूटी, या किसी बड़ी खूबसूरत महिला ने बड़ी नज़ाकत के साथ अपने हाथों का जो पंखा होता है, बेना होता है, उससे मार दिया किसको,
या बेना से मार के किस जमींदार ने, किस आदमी ने किसी महिला को इशारा किया गलत तरीके से, बेना से फैन से कैसे छूने का प्रयास किया। मदर ऑफ द प्रेजेंट लॉर्ड सच वन, और वो एक जमींदार की माँ है, आज के समय में वो एक जमींदार की माँ है। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि कैसे जमींदारों के यहाँ की एक ये परंपरा रही है महिलाओं के साथ उठन बैठन और उनके साथ रिलेशन रखने की। इन चीज़ों की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किससे? यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिलहनी कॉम। दिस वॉज ए टॉकिंग ऑफ इज एवरी मच in Livens, the conversation among us of more sedate turn, and I find there is not one of the company. Here, students, Richard Steele is saying कि he has told his relation by self, उसने खुद अपने सारे संबंध बताए हैं, राइट, कि किस तरीके से वो गंभीर वातावरण को स्त्रियों के माध्यम से इंटरटेनिंग बना देता था, इंटरेस्टिंग बना देता था। दिस वे ऑफ टॉकिंग ऑफ इज एवरी मच इन लिवनेस, किस तरीके से किसी भी वातावरण को वो रंगीन बना देता था अपनी बातों से। कहीं पे कितना भी नीरस वातावरण हो, लेकिन वो अपनी बातों के माध्यम से द कन्वर्सेशन एमंग ऑफ ए मोर सीडेट टर्न, अपनी बातों से जब भी उसका टर्न आता था तो अपनी बातों के माध्यम से, अपनी वार्ता के माध्यम से जो लड़कियों की और महिलाओं की बातों किया करता था, उससे वो वातावरण को बड़ा इंटरटेनिंग और बड़ा सरस बना दिया करता था। एंड फाइंड देयर इज़ नॉट वन ऑफ द कंपनी, राइट। उसको कोई कंपनी, उसको कोई न जाने, कुछ भी न समझे, लेकिन वो महिलाओं के मामले में, उनकी जानकारी के मामले में बहुत ही प्रवीण था। But myself who rarely speak at all, but speak of him as of that sort of man who is usually called well-bred fine gentleman. He was very entertaining man, and people used to say about him a fine gentleman and well-bred fine gentleman. उसको well-bred का मतलब अच्छे खानदान का, जमींदार वर्ग का, उच्च वर्ग का व्यक्ति लोग उसको मानते थे। Means whatever things I have told you, the Will Honeycomb is not an ordinary man, he belongs to a higher class of society. Okay students, तो I hope कि आप लोग इस कैरेक्टर को भी अच्छे समझ गए होंगे। For the next lecture you are supposed to wait for the next lecture. Thank you very much dear students. Thanks a lot.